जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने संस्कृत के चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना वो लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जा करके उसको देख लो। आज की इस वीडियो में जितने भी इन चैप्टर्स के एमसीक्यू बन सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, वो हल कराने वाला हूँ। और एक एक प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ एकदम लिख के रख लेना दोस्तों। तो पूरी वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हो ना तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से आप फुर्सत हो जाएंगे, एमसीक्यू की टेंशन आपको नहीं रह जाएगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं और एक एक प्रश्न को आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीत्याचलनेन व्यवहारणेन प्रजानाम शासकानाम समस्तस्य लोकस्यापि क्या होता है, क्या भवति। यानी नीति में चलने से, नीति का व्यवहार करने से प्रजाओं का, शासकों का और सभी लोगों का, संसार के सभी लोगों का क्या होता है। अहित तो होता है क्या, कभी नहीं होता भाई। नीति के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ना तो हमारा नाश होगा, ठीक है, उन्नति होगी। लेकिन उससे पहले आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ध्यान देना, इन एमसीक्यू में आपको खास करके चैप्टर में जो पढ़ाया जाए वही आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी नीति में चलने, व्यवहार करने से और प्रजाओं, शासकों और संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। ऑप्शन बी में आप लोग क्लिक करेंगे, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बुक के हिसाब से आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखिए दूसरा है दोस्तों, नीति द्विषष्टिका रचयिता कहा। यानी नीति द्विषष्टिका के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा है कवि कुलगुरु कालिदास, तीसरा है सुंदर पांडे, चौथा है महाकवि वाल्मीकि। ठीक है ना, तो नीति द्विषष्टिका जो है दोस्तों ये सुंदर पांडे की है। ठीक है, ऑप्शन सी में आप लोग कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, ये रचनाएं खासकर आप लोग याद कर लेना, इससे एग्जाम में एमसीक्यू बनने ही बनने हैं। मैं ये 100% आपको गारंटी देता हूँ। 28 फरवरी के दिन आपको पेपर में जरूर देखने को ये क्वेश्चन मिलेंगे। देखिएगा, अगला है दोस्तों, घटकर्पर कृता नीति शास्त्र अस्ति। यानी घटकर्पर के द्वारा, ये देखिए एक लेखक या कवि का नाम है। यहाँ पे पूछा गया है कि घटकर्पर द्वारा जो नीति शास्त्र लिखा गया है उसका नाम क्या है। नीति सारः है कि भल्लाट शतकम है कि शुक्र नीति है कि विदुर नीति है। तो करेक्ट आंसर होगा नीति सारः। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है, यही वाला आपको आंसर लगाना है। यानी घटकर्पर ने जो नीति शास्त्र लिखा है वो नीति सार है, उसका नाम क्या है, नीति सार। और नीति द्विषष्टिका किसकी है, सुंदर पांडे की है, आपको ध्यान देना। आगे देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है, नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की अभिवर्धते। यानी नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की समाज में क्या बढ़ती है। कल्याण तो बढ़ता नहीं है, ठीक है, अपमान भी नहीं बढ़ता है, ना तो दान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। यानी व्यक्ति अगर नैतिक मूल्यों का पालन करता है तो समाज में उसका सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट होगा। बुक के हिसाब से हम आंसर करेंगे, ठीक है, बुक के हिसाब से आप लोग बुक में जो पढ़े होंगे उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। देखिए, नहीं पढ़े हैं तब भी आप देख लीजिए, आप इनको रट लीजिए। ठीक है, देखिए, कस्य आचरणेनयो मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः इत्यादि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। यानी किसके आचरण करने से मनुष्यों में त्याग, तप, विनय आदि मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। समाज का आचरण करने से नहीं, सम्मान का आचरण करने से नहीं, नैतिकता के आचरण से। ठीक है ना, ऑप्शन सी आप लोग लगाएंगे, नैतिकता के आचरण से व्यक्ति में त्याग, तप, विनय इत्यादि मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन था काव्यस्य, तो ये भी गलत होगा। ठीक है ना, अगर हम नैतिकता का आचरण करेंगे तभी व्यक्ति में त्याग, तप, विनय इत्यादि गुण उत्पन्न होंगे। यहाँ पे देखिएगा छठवां प्रश्न है, परेशान हितम नैतिकताया क्या तत्वम। यानी दूसरों का हित नैतिकता का कैसा तत्व है। प्राण है कि मुख्य है कि सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राणभूतम तत्वम। ठीक है, आपको ऑप्शन ए में लगाना है, प्राणभूतम तत्वम। यानी परेशान हितम नैतिकताया प्राणभूतम तत्वम। अगला देखिए, समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते न भवति। यानी समाज में प्रचलित जो रीति रिवाज हैं, रूढ़ि मतलब रीति रिवाज, समाज में प्रचलित रीति रिवाज सभी के लिए मुख्यम नहीं होते, सभी के लिए नुकसानदायक भी नहीं होते, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ भी नहीं होते। यानी समाज में जो रीति रिवाज चलते हैं वो सबके लिए लाभदायक भी नहीं होते। आपको ऑप्शन सी में लगाना है, यानी सबके लिए हितकारी नहीं होते, किसी के लिए वो नुकसानदायक भी होते हैं। समाज में जो रीति रिवाज चलते हैं कई लोगों के लिए तो लाभदायक होते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। तो यहाँ पे अगला शब्द है, देखिए, धर्म शब्द कैसा शब्द है, सरल है कि व्यापक है कि कल्याणकारी है कि लाभदायक है। तो धर्म शब्द जो है ये व्यापक है, चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। आगे देखिए, षोडश संस्कारा कस्य वाचकः। यानी 16 संस्कार किसके वाचक हैं। नीति के वाचक हैं कि धर्म पद के वाचक हैं कि जीवन के वाचक हैं कि कल्याण पद वाचक हैं। तो 16 संस्कार जो हैं ये धर्म पद के वाचक हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में आप लोग कर देंगे। अगला देखिएगा, नीतिकारम मते। यानी नीतिकारों के मत के अनुसार नैतिकतायाः गुणाः सन्ति। यानी नीतिकारों के मत के अनुसार नैतिकता के मुख्य गुण क्या हैं।
जीव हिंसायाम निवृत्ति सत्यभाषणम अतिलोभात वितृष्णा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी वाला उपरोक्त सभी में लगाएंगे। आगे देखिए, नीति शतकम रचयिता कहा, यानी नीति शतक के रचयिता कौन है? भर्तहरि हैं कि नारायण पंडित हैं कि सुंदर पांडे हैं कि विदुर हैं? ठीक है, कौन इसमें सही है? विदुर जी हैं कि कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा आपका करेक्ट आंसर होगा भर्तहरि। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्रस्य रचनाकारः कः अस्ति, यानी पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं कि विष्णु शर्मा है कि नारायण पंडित हैं कि महाकवि वाल्मीकि हैं? तो करेक्ट आंसर होगा विष्णु शर्मा की। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। ध्यान देना, भर्तहरि की अभी आपको मैंने बताया, भर्तहरि का नीति शतक है। ठीक है, नीति द्विषष्टिका भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आप लोग देखे हैं। ठीक है, नीति द्विषष्टिका आप पिछले पेज में शायद देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे नीति द्विषष्टिका सुंदर पांडे की है। ठीक है, घट करपर का नीति सार है। ये सब आपको याद होने चाहिए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, संस्काराः कति सन्ति, यानी संस्कार कितने हैं? ठीक है, 1 हैं कि 10 हैं कि 16 हैं कि 12 हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 16 संस्कार हैं। ठीक है, अगला देखिए, धर्म लक्षणम इति, यानी धर्म के लक्षण कितने हैं? 5 हैं कि 10 हैं कि 7 हैं कि 9 हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, धर्म के लक्षण 10 हैं। ऑप्शन बी में आपको क्लिक करना है। अब देखिए, इसी चैप्टर के मैं कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश भी साथ में लाया हूं, क्योंकि आपके पेपर में एक गद्यांश आएगा जिसके नीचे 2 MCQ पूछे जाएंगे। यानी पहले गद्यांश दिया जाएगा, फिर उस गद्यांश से रिलेटेड 2 MCQ आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने महत्वपूर्ण गद्यांश भी लाए हैं ताकि आपका गद्यांश भी कंप्लीट होता रहे। ठीक है, ये गद्यांश आपको कुछ भी नहीं आए, आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी MCQ कर लोगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप आंसर ढूंढने में समर्थ हो जाओगे। जैसे देखिए, प्रस्तुत गद्यांशः कस्य पाठस्य उद्धृतः अस्ति, यानी ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ऐसे प्रश्न दे देगा। तो गद्यांश आपको पढ़ना है, कुछ शब्द आपको मिलेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है कवि कुलगुरु कालिदास। ठीक है, देखते हैं अगले पेज पे, मैं कुछ अगले पेज खोल लेता हूं जिसमें इसका आगे पोर्शन दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है विश्व कवि रविंद्र, उसके बाद नैतिक मूल्यानि, फिर आदि शंकराचार्य। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको पढ़ना है। तो जैसे देखेंगे, नैतिक यहाँ पर भी मिला आपको। ठीक है, यहाँ पर भी नैतिक मिला, यहाँ पे भी नैतिक मिला आपको। ठीक है, ऐसे ही पढ़ोगे, यहाँ पे नैतिक मिला। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे नैतिक मूल्यानि चैप्टर हो जाएगा। बस आपको ऑप्शन सी में आंसर कर देना है। ठीक है, टेंशन मत लेना है कोई भी। आगे देखिए, इसी गद्यांश में आंसर ढूंढ करके आपको इसमें लिखना है। जैसे देखिए, नैतिक मूल्य व्यक्ति किम अभिवर्धते, यानी नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति का क्या बढ़ता है? तो यहाँ पे देखिएगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढना है, नैतिक मूल्य व्यक्ति, इसमें ढूंढो कहाँ पे लिखा गया है। तो आप देखेंगे तो पहले ही लिखा गया है नैतिक मूल्य व्यक्ति, मिल गया। अब आप लोग लास्ट का शब्द ढूंढो, अभिवर्धते, तो अभिवर्धते भी आपको यहाँ पर ये मिल गया। ठीक है, अब बीच में क्या लिखा गया है? सामाजिकी लिखा गया है, समाजिकी। तो ऑप्शन में ढूंढो कहाँ पे समाजिकी लिखा गया है, तो ये लिखा गया है। तो बस आपको इसी में आंसर कर देना है। बाकी राजनैतिक, वैयक्तिक, आर्थिक प्रतिष्ठा सही नहीं होगा। ऐसे ही हर क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ढूंढना है। जैसे देखिए, मानव कल्याणाय किम आवश्यकी, यानी मनुष्य के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले आपको ये शब्द ढूंढना है, मानव कल्याणाय कहाँ पे लिखा गया है? तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है मानव कल्याणाय और आवश्यकी लिखा गया है। तो बीच में जो आंसर बचा यही आपका आंसर है, नैतिकता। इसमें देखो, प्रतिष्ठा होगा नहीं, चरित्रहीनता होगा नहीं, श्रमता होगा नहीं, आपका नैतिकता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को आंसर ढूंढना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, संस्कृत बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। संस्कृत में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे 98 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं संस्कृत को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सब्जेक्ट मानता हूँ और बहुत ज़्यादा इसको पढ़ता था मैं। देखिए, यहाँ पे अगला गद्यांश है, नैनम नीति नीतिरेमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रस्तुत गद्यांश कस्य पाठस्य उद्धृतः अस्ति, किस पाठ से लिया गया है? तो शब्द ढूंढो, यहाँ पे भी नीति मिला, यहाँ पे भी नीति मिला, यहाँ पे भी नैतिकता मिला। ऐसे ही करते जाओ, आगे ढूंढते जाओ, यहाँ पे भी नीति मिल गया, यहाँ पे भी नीति मिल गया। तो बस आपको करना कुछ नहीं, नैतिक मूल्यानि में टिक कर देना है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको पहचानना है। जब कवि कुलगुरु कालिदास चैप्टर का गद्यांश देगा तो उस गद्यांश में ज़्यादातर कालिदास के बारे में चर्चा की जाएगी, ज़्यादातर कालिदास की। और जब रविंद्रनाथ टैगोर वाले चैप्टर का देगा तो उसमें रविंद्र की ज़्यादा चर्चा रहेगी। ऐसे आपको पहचानना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति किम अस्ति, नीति क्या है? तो यहाँ पे आप लोग देखें, पहले ही मिल गया नैनम नीति। क्या है? नैनम नीति। तो पहला ऑप्शन है वदनम, तो ये तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन है नैनम, तो बस हमारे सभी स्टूडेंट नैनम में क्लिक कर देंगे, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है, नित्याचलनेन लोकस्य भवति, नीति पर चलने से संसार का क्या होता है? तो यहाँ पे ढूंढना है नित्याचलनेन कहाँ पे लिखा गया है। तो देखेंगे तो लिखा है नित्याचलनेन व्यवहरणेन प्रजा नाम शासका नाम समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणम भवति, लिखा है ना।
तो बस आपको यहाँ पे ढूंढना है। निंदा तो होती नहीं, विषाद भी नहीं होता, अपयश भी नहीं होता, कल्याण में आप लोग करेक्ट आंसर कर देंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। जैसे देखिए, कस्य शरण्या कार्य करणेन मनुष्य जीवनम सफलम भवति, यानी किसके शरण में काम करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है। तो अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कस्य शरण्या कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यया शरण्या कार्य करणेन मनुष्य से जीवनम सफलंच भवति सा नीति कथयते, मिल गया नीति। अब यहाँ पे ढूंढो, समाजस्य तो होगा नहीं, जनस्य होगा नहीं, मूल्यानि होगा नहीं, तो नित्या में आप लोग करेक्ट आंसर कर देंगे। ऐसे इस चैप्टर के गद्यांश और क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलते हैं आपके चैप्टर 4 पे। ठीक है, ध्यान देना, दोनों चैप्टर का मैं लेकर के आया हूँ। चैप्टर 4 है आपका विश्व कवि रविंद्र, उसको भी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं विश्व कवि रविंद्र सभी महत्वपूर्ण गद्यांश एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, गद्यांश भी ले आया हूँ जो हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे पहला है दोस्तों, बंग साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठा कवि अस्ति, यानी बंग साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। ठीक है, बंगला साहित्य के महाकवि कालिदास तो संस्कृत साहित्य के हैं, तो ये तो होगा नहीं। कवींद्र रविंद्र आपका सही आंसर होगा। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि भी गलत है, विदुर भी गलत है, तो आपको आंसर बी में कर देना है ऐसे। ठीक है, आंसर बी। ये आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो जान गए होंगे। देखिए, गीतांजलि किसकी रचना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि किसकी रचना है, कालिदास की नहीं है, रविंद्र की है। माघस्य और औसघोषस्य किसी की नहीं है। आपका करेक्ट आंसर रविंद्र हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी आप लोगों को कर देना है। गीतांजलि किसकी रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला देखिए, रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ। ठीक है, रविंद्रस्य जन्म कुत्र अभवत, कहाँ पे हुआ। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, पश्चिम पंजाब प्रदेश में भी नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ, कलिकाता नगरे। तो आपको ऑप्शन बी पे क्लिक कर देना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, रविंद्रस्य जनकः कः आसीत्, रविंद्र के पिता कौन थे। तो आप लोगों को देवेंद्रनाथ में सही कर देना है, देवेंद्रनाथ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रविंद्रनाथ के पिता कौन थे, देवेंद्रनाथ, और माता कौन थी, माता थी शारदा देवी। ठीक है, ध्यान देना, माता का नाम था शारदा देवी, पिता का नाम था देवेंद्रनाथ। तो यहाँ पे देखिए, रविंद्रनाथस्य जननी का आसीत, यानी रविंद्रनाथ की माता कौन थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है सरस्वती देवी, दूसरा है सुशीला देवी, ये दोनों गलत है। चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, और अगले पेज पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन है शारदा देवी और सुभद्रा देवी, तो करेक्ट आंसर होगा शारदा देवी। आगे देखिए, अगला है रुद्रप्रचंडम नाटकस्य, रुद्रचंडम नाटकस्य रचयिता कः, यानी रुद्रचंड नाटक के रचयिता कौन है। तो ध्यान देना, इसके भी कवींद्र रविंद्र हैं। गीतांजलि हो गया, रुद्रचंडम हो गया, चित्रांगदा हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, प्रभात संगीतम हो गया, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, तो इनको याद कर लेना भाई, बोर्ड एग्जाम में रचनाएं खासकर बहुत पूछता है। देखो, चित्रांगदा का रचयिता कहा, चित्रांगदा के रचयिता कौन है, तो विश्व कवि रविंद्र। ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ध्यान देना, विश्व कवि रविंद्र पे आपको लगाना है। देखिए, प्रभात संगीतम रचयिता कहा, तो इसके भी रविंद्र हैं, बाकी सब गलत। ठीक है, बाकी सब गलत, बाकी में आपको ध्यान ही नहीं देना है। प्रभात संगीतम आ जाए तो आपको इसी में क्लिक कर देना है। आगे देखिएगा, रविंद्रनाथस्य कस्मै रचनाई विदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतः, यानी रविंद्रनाथ किस रचना पर, रविंद्रनाथ को किस रचना पर विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उनको किस रचना पे दिया गया था, गीतांजलि पे। ठीक है, ऑप्शन डी पे आपको लगाना है, ध्यान देना, ऑप्शन डी पे आप लोग लगाएंगे। ठीक है, गीतांजलि पे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई। संस्कृत में हुई नहीं, हिंदी में भी नहीं हुई। अगला ऑप्शन है आप सभी के सामने बंगला। ठीक है, अगला ऑप्शन है बंगला, तो बंगला आपका सही होगा, ध्यान देना। ठीक है, बंगला लैंग्वेज में प्रारंभ हुई थी, इंग्लिश आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ये प्रिंटिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, रविंद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे जाता, ये महत्वपूर्ण गद्यांश है। इस चैप्टर के जो गद्यांश है वो आप देख लेते हैं। ठीक है, रविंद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे जाता मतलब घर में हुई। शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारभत, यानी बंगला भाषा से उनका अध्ययन शुरू हुआ। ठीक है, ऐसे ही पूरा गद्यांश आप लोग देखेंगे, शुरू में ही रविंद्र मिल गया तो आप लोग समझ जाना कि ये कवींद्र रविंद्र चैप्टर का लिया गया है। यहाँ पे देखिए किया गया है, प्रस्तुत गद्यांशः कस्य पाठस्य उद्घृता अस्ति, तो आप तुरंत समझ जाएंगे विश्व कवि रविंद्र, क्योंकि रविंद्रनाथ के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे, ऐसे आपको समझना है। आगे देखिए, रविंद्रस्य प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत, तो रविंद्रस्य प्रारंभिकी आपको ढूंढना है कहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो रविंद्रस्य प्रारंभिकी शिक्षा ग्रहे जाता, मिल गया ना ग्रह शब्द, तो बस आपको यहाँ पे ग्रह शब्द में टिक कर देना है, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। विद्यालय आश्रम में गलत कर देंगे। ठीक है, आपका ग्रह शब्द में आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रविंद्रस्य शिक्षणम कहाँ पे अभ्रत, रविंद्रस्य शिक्षणम कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, यानी किस भाषा से प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारभत,
यानी रविंद्रनाथ की शिक्षा जो है वो किस भाषा से शुरू हुई? बंगला भाषा से। तो बंग भाषायाम में आप लोग लगा देंगे ऑप्शन सी, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, बेहद सिंपल है क्वेश्चन, आपको डरना नहीं है क्वेश्चन से। चलते हैं अगले पेज पे जिसमें हम गद्यांश लेकर के आए हैं, जो बेहद खास हैं आप सभी के लिए। ठीक है, एक गद्यांश हो गया है, दूसरा गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है, देख सकते हो। रविंद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे, ठीक है, कलिकाता नगरे एक षष्ठधिकादष्ट शततमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे। तो यहाँ पर भी आपको रविंद्रनाथस्य शब्द मिल गया। तो समझ जाना दोस्तों कि ये रविंद्र विश्व कवि रविंद्र चैप्टर का लिया गया है। ऑप्शन बी में आप लोग टिक कर देंगे, ये किस पार्ट से लिया गया है, तो बी वाला आप लोग लगा देंगे। अगला है रविंद्रस्य जन्म कुत्र अभवत, कहाँ पे हुआ रविंद्रनाथ का जन्म? तो यहाँ पे आपको ढूंढना है, देखेंगे रविंद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे इस तिथि को हुआ था। ठीक है, 7 मई 1861 को। तो आपको यहाँ पे एक शब्द मिला कलिकाता नगरी, बस इसी में आपको आंसर कर देना है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, ये सब गलत है। ठीक है, अगला है रविंद्रस्य जननी आसीत, यानी रविंद्र की माता कौन थी? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि रविंद्रस्य जनका देवेंद्रनाथस्य जननी शारदा देवी चास्ताम। तो शारदा देवी आपको मिल गया। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब गलत हो जाएंगे, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है रविंद्रस्य जन्म किस महीने में हुआ था? कस्य मासे अभवत, यानी किस महीने में? जून में कि मई में, जनवरी में, फरवरी में? तो यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत। तो मई महीना मिल गया ना, तो बस आपको मई महीने में टिक करना है, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। ऐसे आप लोगों को एमसीक्यू करने हैं। और देखिए आज की इस वीडियो में आपके तीसरे और चौथे चैप्टर, ठीक है, कई बुक में इस चौथे चैप्टर को 5वें चैप्टर की जगह पे दिया गया है, तो उससे दिक्कत नहीं है, हम आपके एमसीक्यू कंप्लीट कराएंगे। और अब एक कल जो वीडियो आएगी या फिर शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें हम 5वें और 6वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, बस आप सभी को पर डे क्लासेस करते जाना है। 28 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में आप छाप के आएंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।